बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस शो में शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन आपको बताएंगे, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी समझेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपक डोभाल। आप हमें शेयरों से जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9582226666 पर। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness जो हमारा ट्विटर हैंडल है उस पर अपने सवाल भेज सकते हैं। और हाँ, हैशटैग का इस्तेमाल करना ना भूलें, #बाजार आज और कल। और मेरे साथ सोमवार के लिए तैयारी कराने के लिए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। इनके अलावा जी बिजनेस रिसर्च से मेरे साथ वरुण दुबे हैं। बताएंगे उन ट्रिगर्स के बारे में जो सोमवार और अगले हफ्ते बाजार पर असर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को बाजार ने शुरुआत भले ही दमदार की हो, लेकिन क्लोजिंग के समय बाजारों में गिरावट देखने को मिली और कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 44 अंक गिरकर 16,584 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स करीब 50 अंक फिसलकर 55,769 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 338 अंक गिरकर 35,275 के लेवल पर यह बंद हुआ। और आइए अब रुख करेंगे बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं कि बाजार ने आखिर सारी बढ़त क्यों गंवा दी, कहां से दबाव बना। भारतीय बाजारों में आज शुरुआत और अंत बिल्कुल अलग अलग मूड के साथ दिखे। शुरुआत बेहद दमदार हुई। अमेरिकी बाजारों से कल देर रात मिले जबरदस्त संकेत और एक बड़ी रेंज के बाहर निकलने की तैयारी निफ्टी ने दिखाई और वो थी 16,700 के लेवल के ऊपर खुलने की। खुले भी और काफ़ी मजबूती के साथ खुले 16,750 के पार और 16,800 के बेहद करीब पहुंचा भी बाजार। फर्स्ट हाफ ठीक था, सीमित दायरे में मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखे बाजार, लेकिन सेकंड हाफ में धीमे धीमे ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और इसकी वजह यह थी कि डाउ फ्यूचर्स में बड़ी सुस्ती लौटती दिखी। कल की तेज उछाल के बाद अमेरिका में आज थोड़ी सुस्ती हो सकती है। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में ये थोड़ा सा डर था, हालांकि कोई खबरें खराब नहीं थी। और दूसरी बात यह थी कि बैंक निफ्टी से जिस तरह की मजबूती चाहिए कल भी कम थी, आज भी कम रही और बैंक निफ्टी ने ही पहले ही थोड़ा सा करेक्शन देना शुरू किया। 36,000 के बेहद करीब पहुंचा बैंक निफ्टी, 35,950 के आसपास और वहीं से बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई और ये प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी की कहीं ज़्यादा थी। तो आखिरी 1 घंटे में जो नुकसान हुआ उसमें निफ्टी ने सारे गेंस गंवाए और 16,600 के भी नीचे बंद होता हुआ दिखा, नेगेटिव लाल निशान में। बैंक निफ्टी में नुकसान कहीं ज़्यादा था और 35,300 के करीब बैंक निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया, जो कि खराब ही माना जाएगा। तो 2 दिनों से थोड़ा सा बैंक निफ्टी सावधानी के संकेत दे रहा। अब आइए ब्रॉडर मार्केट की बात करते हैं, जहां सुबह बढ़ने वाले शेयरों की संख्या जबरदस्त और लोग पूरे उत्साह के साथ जोश में आए कि चलिए आज बढ़िया एक्शन दिखेगा। अंत होते होते तक लगभग सभी सेक्टर्स में, सभी स्टॉक्स में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग जोर से आती हुई नजर आई। तो ये आज के ट्रेडिंग सेशन का रुझान था। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन बन सकता था, एक अच्छी वीकली क्लोजिंग मिल सकती थी, 16,700 के ऊपर बंद हो सकते थे, लेकिन शायद एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन बाजार ने मिस कर दिया आज। अब कुछ बड़े लेवल को पार करने के लिए इंतजार करना होगा अगले हफ्ते का। चलिए, और अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी की या फिर बिकवाली की है। FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 3,770 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,360 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब हमारे साथ खास मेहमान का रुख करते हैं ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। इनसे हम जानेंगे कि पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कि शेयरों में एक्शन दिखेगा, लेकिन पहले जरा ओवरऑल मार्केट की जो चाल है उन पर नजरिया ले लेते हैं। संदीप सर, किस तरह की चाल आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं अगले हफ्ते के लिए? बिल्कुल, देखिए काफी आज अच्छा सेशन था। SGX ने अच्छा गैप अप खुला और उसके बाद मार्केट्स भी गैप अप खुले और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। और वेरी फ्रैंकली देखिए, जो 200 डेमा है 16,747 का था, एक बार मार्केट 16,793 जरूर गया, बट अनुमान मतलब
16,750 के आसपास ट्रेड कर रहा था शुरू के 2-3 घंटे 4 घंटे तक। फिर अचानक से, जैसे कि अभी अनिल जी ने कहा कि उन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आई ऊपर के लेवल्स पे, और उसकी वजह से निफ्टी करेक्ट भी हुआ और नेगेटिव बंद हुआ, तो उससे थोड़ा सा सेंटीमेंट्स खराब ही मानूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का पॉजिटिव बंद होना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब नहीं हुआ तो लेट्स सी। बैंक निफ्टी ने भी नेगेटिव रोल प्ले किया, सीमेंट स्टॉक्स ने बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया, एंड इवन ऑटो मेटल सब में थोड़ा बहुत दबाव था। तो मुझे ऐसा लगता है रिलायंस और आईटी इन्होंने थोड़ा संभाला हुआ था। सो ओवरऑल अभी भी एक्सुबरेंस और ज्यादा बुलिशनेस में नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर के लेवल्स, हालांकि कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं थी आज, पॉजिटिविटी थी मार्केट में, इवन विक्स भी नीचे आया, बट फिर भी मैं कॉशियस रहने की ही राय दूंगा। और अभी भी मुझे लगता है कि वो समय नहीं आया कि अपन बढ़ चढ़ के कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर के लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो ये मेरा मार्केट के ऊपर राय है। बट यस, सेल कॉल लाया हूं मैं आज इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे, जो कि इंट्राडे में सेल कर सकते हैं आप। हेवल्स इंडिया, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार जब मार्केट्स काफी पॉजिटिव भी हुए तभी भी ये स्टॉक अपने ऊपर के लेवल्स नहीं जा पा रहा था, और ऊपर के लेवल्स पे रेजिस्टेंस मिलता, और आज सारे एवरेजेस के नीचे अच्छा खासा डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा था। तो 1160 के लेवल्स पे बंद हुआ, वहां पे सेल कीजिए। 1110 का टारगेट और 1190 का स्टॉप लॉस। और पोजिशनल पिक के तौर पे एक नई लिस्टेड कंपनी, नया आईपीओ आया हुआ, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, जिसको मैंने जेम्स के तौर पे भी रेकमेंड किया हुआ है, टेगा इंडस्ट्रीज, जो कि अच्छा खासा नीचे आया हुआ है। 440-50 का एक लेवल है जहां पे बहुत बढ़िया सपोर्ट भी लिया है, और अभी 467 पे क्लोज हुआ है। उस स्टॉक को ले 510 से 530 के टारगेट के लिए पोजिशनल पिक के तौर पे टेगा इंडस्ट्रीज। ऑल राइट सर। सो इंट्राडे और पोजिशनल आपने दोनों अपनी पसंद जाहिर की। अब इस शो में हम दर्शकों के सवाल भी ले रहे हैं। हालांकि हम उन्हीं शेयरों को लेने की कोशिश करेंगे जिनमें सोमवार भी एक्शन दिख सकता है, इसीलिए दर्शकों के सवाल ले लेते हैं जो उन्होंने हमारे सोशल मीडिया पेजेस, एसएमएस के जरिए भेजे हुए हैं। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं रघुनाथ शर्मा जी का, दिल्ली से हैं। HUL 30 शेयर हैं सर इनके पास 2650 के भाव पर, क्या करना चाहिए इन्हें? नहीं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। देखिए, इन्होंने काफी ऊपरी लेवल्स पे लिए हैं, बट ठीक है, HUL जैसे स्टॉक में कहीं भी घबराना नहीं है। मार्केट के साथ थोड़ा नीचे आया, प्रेशर आया, कुछ रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ी है, पाम ऑयल को लेकर भी इश्यूज थे, सो थोड़े एफएमसीजीज पे दबाव है। बट यस, आज अगर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो बहुत बढ़िया था। इनफैक्ट ट्रेडिंग के लिए तो बाय भी कर सकते हैं, और ये जिन लेवल्स पे लिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल होल्ड करके रखे, कहीं भी घबराना नहीं है। और अगर एवरेज करने के लिए अगर फंड्स हो तो एवरेज भी कर सकते हैं। ऑल राइट सर। प्रमोद कुमार खत्री जी का भी सवाल ले लेते हैं, इंदौर से उन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। रुचि सोया पर इनका सवाल है सर, 300 शेयर है इनके पास 910 रुपए के भाव पर, इनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? रुचि सोया भी देखिए, अब जिसका नाम अब पतंजलि होने वाला है, और गजब का इन्होंने एफपीओ जो आया था इनका, उसमें बहुत बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए। और जब हम सुनते हैं प्लान्स कंपनी के तो लगता है कि काफी एग्रेसिवली ये लोग और भी आगे अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो इन लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड करके रखें, और मेरे हिसाब से ये स्टॉक आराम से 4 फिगर में जाएगा। जो 1377 के लेवल्स ऊपर दिखाया हुआ है, तो 1250-1300 के टारगेट के लिए स्टॉक को बिल्कुल लिया जा सकता है, और ये बने रहे। राइट सर। एक और सवाल ले लेते हैं, सौरभ चक्रवर्ती जी का है कोलकाता से। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर इनका सवाल है, 500 शेयर है सर इनके पास 145 के भाव पर, इनके लिए आपकी सलाह? देखिए, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आज थोड़ा सा सुर्खियों में भी था, बट ओवरऑल देखिए ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, और ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से क्रैक करेगा स्टॉक। और क्योंकि जब मैनेजमेंट चेंज और सारी बातें आ रही थी, एम्बेसी रियल एस्टेट और उनके मर्जर की भी बातें चल रही है, और हालांकि वहां पे भी एम्बेसी के ऊपर कुछ इनकम टैक्स और ये सब की सर्च भी थी, हालांकि कुछ इस मर्जर को लेकर ही है। बट फिर भी मेरी राय है कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखें, क्योंकि जो मैनेजमेंट अब नया आया है वो बहुत गजब का मैनेजमेंट है एम्बेसी, एंड गजब का उनका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी है। सो आई हैव कॉन्फिडेंस इन दैट कंपनी, एंड इवन इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अब इन लेवल्स पे एग्जिट का तो कोई औचित्य नहीं है, बिल्कुल होल्ड करके रखें और थोड़ा समय देना पड़ेगा। और हाउसिंग पर सर, इंडिया बुल्स हाउसिंग पर रोहन सेन गुप्त, इनका सवाल है, दुर्गापुर से भेजा है, 200 शेयर इनके पास 190 का भाव। हाँ, यहाँ पे भी देखिए, इनफैक्ट चैनल पे भी हम लोगों ने सबने काफी बातचीत की इसके ऊपर, और इनफैक्ट मैंने भी नेगेटिव, जो मेरा पहले अप्रोच था, पॉजिटिव होने ही लगा था कि अच्छा खासा क्रैक आया स्टॉक में, बट फिर भी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के ऊपर मैं काफी बुलिश हूँ। दूसरा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का भी शायद को लेंडिंग
HDFC के साथ भी टाई अप हुआ है और प्लस जब प्रोमोटर्स चेंज हो रहे हैं तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से देखिए होल्ड करके रखें। अब जस्ट दैट की समय देना पड़ेगा क्योंकि एक इतने बड़े उससे निकल के आए हैं तो समय ही देना पड़ेगा और मार्केट्स के सेंटिमेंट्स भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए भी क्रैक ज्यादा फास्टर आया। सो इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्गर टाइम फ्रेम। ऑलराइट सर, अब जरा सीमेंट शेयरों का भी रुख कर लें। एक सवाल आया है राम धीरज सिंह लखनऊ से, इनका सवाल है अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर इनका सवाल है सर। 30 शेयर इनके पास 7600 के भाव पर, इनके लिए आपकी राय। अब देखिए आज अल्ट्राटेक सीमेंट ने जो कैपेक्स अनाउंस किया था 12,500 करोड़ का जो कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया, उसकी वजह से एक कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इंडस्ट्री में बढ़ जाएगी, उस उम्मीद में बाकी सारे स्टॉक्स भी क्रैक किए। इवन ग्रासिम ने भी क्रैक किया, ग्रुप कंपनी थी, और अंबुजा, एसीसी, श्री सीमेंट तो सरप्राइजिंगली पहले ही क्रैक कर गया क्योंकि आई थिंक क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर वही है और उनका कल भी ये 52 वीक लोज में दिख रहा था। श्री सीमेंट 20,000 के लेवल्स के भी नीचे आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल सीमेंट सेक्टर पे प्रेशर है और रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट, कोल की प्राइसेस, इन सब की वजह से इस पे पूरा प्रेशर पड़ा हुआ है। बट मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक इज अ फैंटास्टिक बेट। लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने ले रखा है उनको घबराना नहीं है। मार्केट्स के सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं तो कई बार पॉजिटिव न्यूज पे भी, हालांकि यही न्यूज मुझे तो पॉजिटिव लग रही थी कि आने वाले समय में अगर ये कैपेसिटी एक्सपैंड करते हैं तो ये पॉजिटिव होना चाहिए लॉन्ग रन में। बट यस, नेगेटिव सेंटिमेंट्स था और कंपटीशन सर्टेनली बढ़ता है, उसकी वजह से सारे सीमेंट स्टॉक्स में क्रैक आया। बट रिजल्ट्स भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए और रॉ मटेरियल के प्राइसेस को लेकर भी इश्यूज था। तो मेरे हिसाब से होल्ड ही करना चाहिए। इट्स द नंबर 1 कंपनी, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट कंपनी बन जाएगी। ये 160 मिलियन टन की कैपेसिटी वाली कंपनी बहुत बड़ी होती है, वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, घबराना नहीं है। एब्सोल्युटली। और दीपक नाइट्रेट पर जिन जिन लोगों को राय सुननी है, सवाल फिलहाल पटना से नेहा कुमारी जी ने भेजा। इनके पास 40 शेयर हैं 2310 के भाव पर, लेकिन दीपक नाइट्राइट पर क्या करना होगा सर, आपकी सलाह। देखिए दीपक नाइट्राइट इज अगेन अ वेरी फैंटास्टिक स्टॉक और मेरे हिसाब से दीपक नाइट्राइट मैंने काफी निचले लेवल्स पे भी रेकमेंड किया और हमारे चैनल पे भी बाकी एनालिस्ट ने भी सबने रेकमेंड किया है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को ले, मतलब होल्ड बने रहे। जिस तरीके के फंडामेंटल्स है, कहीं भी कोई इशू नहीं और अच्छा खासा करेक्ट भी कर चुका ऊपर के लेवल से। सो इट्स अ गुड होल्ड फ्रॉम माय साइड एंड मुझे प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं इस कंपनी के। अगले हफ्ते के लिए क्या अहम ट्रिगर्स होने वाले हैं, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ रहे हैं। ओवर टू यू वरुण। देखिए अगले हफ्ते काफ़ी सारे स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक इवेंट्स है जिस पे आपको नजर रखनी है। इसमें सबसे पहले तो सोमवार को एमपीसी की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। तो सबसे बड़ा इवेंट अगर अगले हफ्ते कोई है तो आरबीआई की एमपीसी बैठक है जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो इनियोस टायरोल्यूशन, आपको याद होगा 105 रुपये का जो डिविडेंड इन्होंने दिया था उसकी एक्स डेट है सोमवार को। साथ ही साथ औरोबिंदो फार्मा 4.5 रुपये का जो इन्होंने डिविडेंड दिया था उसकी एक्स डेट है। वरुण बेवरेजेस 1:2 के जो बोनस है उसकी एक्स डेट है। तो यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है। इन सभी स्टॉक्स में आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। गैलेंट इस्पात पे नजर रखिएगा क्योंकि गैलेंट इस्पात के शेयर होल्डर्स को गैलेंट मेटल के कहीं ना कहीं शेयर्स मिलेंगे। तो अमेलगमेशन इन्होंने किया था उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। तो इसके चलते गैलेंट इस्पात, गैलेंट मेटल दोनों पे आप नजर रखिएगा। अब आते हैं मंगलवार को यानी कि 7 तारीख को पावर मिनिस्ट्री ने डिस्कॉम से कहा है कि आप कुल जो आपका कोयला इस्तेमाल करते हैं उसमें 10% के आसपास जो है वो इंपोर्टेड कोल यूज़ कीजिएगा। तो इसकी डेडलाइन जो है वो 7 जून की है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनका एलोकेशन जो है वो घटाया जाएगा। तो इसके चलते पावर स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, डिस्कॉम्स पे नजर रखिएगा, साथ ही साथ कोल इंडिया पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। आपको याद होगा बैटरी स्वैपिंग की जो ड्राफ्ट पॉलिसी है उस पर नीति आयोग ने सुझाव मंगाए थे। सुझाव जो मंगाए थे वो 5 जून तक मंगाए थे, लेकिन इसके ऊपर 7 जून को बैटरी स्वैपिंग के जो इंटर ऑपरेटिबिलिटी है उसके ऊपर बैठक होने वाली है। तो इसके चलते जितने भी ऑटो स्टॉक्स है या फिर बैटरी रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। गेल, इस कंपनी का जो बायबैक है वो खत्म होने वाला है 7 जून को। बायबैक का जो साइज़ है करीब 1082 करोड़ के आसपास का था। बायबैक की प्राइस 190 रुपये प्रति शेयर की है। तो गेल पे नज़र रखिएगा। और एक्स डेट है जीआईसी के इंटरिम डिविडेंड की और साथ ही साथ वरुण बेवरेजेस की यहाँ पे बोनस इशू जो है उसकी रिकॉर्ड डेट है। तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। अब आते हैं वेडनेसडे को। यहाँ पे आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो आने वाला है। तो उसके चलते बैंकिंग स्टॉक या फिर जितने भी रेट सेंसिटिव स्टॉक्स है वहाँ पे नज़र रखिएगा। कंसाइन नेरोलैक फाइनल डिविडेंड जो दिया था 1 रुपये प्रति शेयर का उसकी एक्स डेट है। और ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो जापान और यूरोप का जीडीपी आंकड़ा आने वाला है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है।
9 जून को आते हैं। सबसे पहले तो वीकली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे नज़र रखना है। और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनकी एक्स डेट है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन सभी स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। साथ ही साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बोनस जो इन्होंने दिया था 1:1 का, उसकी भी यहाँ पे एक्स डेट है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। और यूरोप में ECB का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है, तो ये भी एक ग्लोबल इवेंट है जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। फ्राइडे हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, काफ़ी सारे एक्स डेट है जहाँ पे नज़र रखनी है। रिकॉर्ड डेट एयू स्मॉल फाइनेंस 1:1 का जो बोनस इशू दिया उसका, और साथ ही साथ इंटरनेशनली काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि US में CPI का आंकड़ा आने वाला है और चाइना में भी CPI का आंकड़ा आने वाला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से। तो काफ़ी इवेंटफुल रहने वाला है अगला हफ्ता। काफ़ी सारे स्टॉक सेक्टर्स जहाँ पे आपको काफ़ी इंपैक्ट, काफ़ी असर देखने मिलेगा। काफ़ी सारे इवेंट्स है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो है RBI की पॉलिसी। सभी की नज़र होगी कि RBI इस बार क्या करने वाला है। ऑल राइट वरुण, और अब देखते हैं कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सोमवार के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 3:30 बजे नेस्डेक फ्यूचर्स के साथ दोनों ही 70 पॉइंट नीचे थे, यानी कि हल्की फुल्की कमजोरी के संकेत वहां से। तो देखते हैं आज अमेरिका में किस तरह का सेशन रहता है और उसके बाद सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स सोमवार की सुबह कैसे मिलते हैं, ये तो अपनी जगह हो गई। अदरवाइज आज वायदा कारोबार में और कैश मार्केट में FIs के आंकड़े किस तरह से रहते हैं। वैसे FIs बेचकर वापस अपनी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन नीचे ले आए, 40% के आसपास से थोड़े हल्के हैं। और अगर आज पुट कॉल रेशियो और फिर से FIs की बिकवाली का आंकड़ा आता है तो थोड़ा नीचे के लेवल पर आप कह सकते हैं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और ये रेंज होगी आपके लिए 16,450 से लेकर 16,500 के आसपास की रेंज आपके लिए सोमवार को सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 16,650, 16,700 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, उसके पार निकलने पर मजबूती फिर से बनती दिखेगी। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, सीधा सीधा आपको 34,600 से 34,800 की रेंज सपोर्ट मिलता है, जो काफ़ी दूर का है। उससे पहले 35,100 पर हल्का फुल्का सपोर्ट होगा, उसके नीचे जाने के बाद बैंक निफ्टी में कमजोरी थोड़ी बढ़ सकती है। ऊपर की तरफ 35,600 से 35,800 की रेंज बैंक निफ्टी पर सोमवार को रुकावट का काम करेगी, वहां पर आपको रखनी होगी नजर। ओके, और सोमवार के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया साहब जुड़ चुके हैं। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत। सर बताइए, सोमवार ऑप्शंस के जरिए कहां मौके बन रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में उठा पटक का दौर जारी है। आज निफ्टी पॉजिटिव ओपन हुआ था, बट ऊपर के लेवल को टिक नहीं पाया, ऊपर के लेवल से बिकवाली हुई। और आप देखोगे बैंक निफ्टी में ज्यादा वीकनेस था और कहीं ना कहीं रिलायंस निफ्टी को नीचे के लेवल पे थामने में कुछ हद तक कामयाब हो रहा था। तो उठा पटक जारी रहेगा, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। तो हमारा पहला ट्रेड यहाँ पे रिलायंस पे रहेगा। रिलायंस में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है, लॉन्ग के बिल्टअप हो रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टॉक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए रिलायंस का 2800 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 70 से 75 रुपए के बीच में लो, 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 105 से 107 रुपए तक के टारगेट रिलायंस के 2800 के कॉल में बन सकते हैं। वहीं एक दूसरा ट्रेड रहेगा जहां पे पुट साइड में रहेगा। आप देखोगे मेटल काउंटर में बिकवाली काफी ज्यादा है और जिंदाल स्टील है जो करंट लेवल से 3 से 5% करेक्ट हो सकता है। तो 360 की पुट लेने की सलाह रहेगी जिंदाल स्टील की। 16 रुपए के आसपास है, 15 से 16 के बीच में ले, 12 रुपए का स्टॉप लॉस, 23 से 24 रुपए तक के टारगेट इस 360 की जिंदाल स्टील के पुट में आपको मिल सकता है। बहुत शुक्रिया चंदन जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और संदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, एक लॉन्ग टर्म पिक सर आपकी पसंदीदा? बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी कंपनी बालाजी अमाइंस। और ये स्टॉक देखिए, मैं पिछले 10 साल में 2012 से मैं रेकमेंड करता हूँ। 60 रुपए से लेकर आज 3200 रुपए तक हो गई है और अभी भी मुझे बहुत बढ़िया लगती है क्योंकि कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। कंपनी गजब का ग्रोथ दे रही है। कंपनी ने जो भी कैपेक्स किया उन सब का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ रहा है और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एलिफेटिक एमाइंस का। कंट्री में 25 डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है और आप देखिए 50-51 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में काम कर रहा है, 34% रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर 35% की सेल्स की कैगर रही है पिछले 3 साल की और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर 46-43% और गजब के क्वार्टरली रिजल्ट्स। मतलब हर फ्रंट पे कंपनी ने बीट किया स्ट्रीट के एस्टिमेट्स को और पहली बार कंपनी 100 करोड़ के ऊपर कमाने में सक्षम हुई और 84 करोड़ का पैट था मार्च 2021 में, उसके सामने 109 करोड़ का पैट मार्च 2022 के क्वार्टर में। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो FIS DIS का भी भरोसा है, 4-5% वो लोग भी होल्ड करते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए और एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है सामने। बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स जो कि इनका
सब्सिडियरी है और कंपनी इनफैक्ट जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, तो उससे इनके ओपीएम्स भी और बढ़िया होंगे आगे आने वाले दिनों में। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले 3750 3850 के टारगेट्स के लिए, और बल्कि मुझे लगता है कि 4000 के फिगर्स भी क्रॉस करेगा। बट यस, एक बार मैंने छोटा टारगेट दिया है और बाद में किसी को होल्ड करना तो उन पर टारगेट्स के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द स्टॉक। तो बालाजी अमाइन से लॉन्ग टर्म पिक संदीप जी की बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी, बहुत सारे कमाई के मौके आपने हमारे दर्शकों के लिए आज निकाल कर लाए, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ बाजार अगले हफ्ते में इतना ही, इजाजत दीजिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ, नमस्कार।